इस नई गहन चर्चा में स्वागत है। आज का विषय कुछ ऐसा है जो किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए किसी सुपर पावर से कम नहीं है, जिसे बहुत सारे जानकारियों के बीच सही रास्ता खोजना होता है। बिल्कुल सही कहा। आज हम बात करने वाले हैं वीओएस व्यूअर के माध्यम से वैज्ञानिक साहित्य और रिसर्च के विजुअलाइजेशन के बारे में। अगर आसान भाषा में कहें तो इसे बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस कहा जाता है। हाँ, नाम थोड़ा भारी भरकम है। बिल्कुल। और आज के इस गहरे विश्लेषण का लक्ष्य भी बड़ा स्पष्ट है। आज के डिजिटल युग में जहां हर साल हजारों लाखों नए रिसर्च पेपर छप रहे हैं, एक तरह की इंफॉर्मेशन ओवरलोड यानी सूचनाओं की बाढ़ सी आ गई है। ऐसे में इस ज्ञान के समंदर में बिना डूबे सबसे महत्वपूर्ण ट्रेंड्स और पैटर्न कैसे खोजे जाएं? चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। ये बहुत जरूरी सवाल है। तो कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति किसी अनजान शहर में है। उसके पास हर सड़क, हर गली का डेटा तो है, लेकिन कोई नक्शा नहीं है। वीओएस व्यूअर रिसर्च की दुनिया के लिए बिल्कुल उसी गूगल मैप्स की तरह काम करता है। ये ज्ञान की उस बिखरी हुई जटिल दुनिया को एक साफ, रंगीन और समझने लायक नक्शे में बदल देता है। मतलब ये गूगल मैप्स वाली तुलना विषय को समझने के लिए सच में एक बहुत ही बेहतरीन शुरुआत है। बिल्कुल। क्योंकि जब बिब्लियोमेट्रिक शब्द सामने आता है तो ये थोड़ा एकेडमिक लग सकता है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन अगर इसके मूल में जाया जाए तो बिब्लियोमेट्रिक्स असल में वैज्ञानिक साहित्य का गणितीय और मात्रात्मक विश्लेषण है। ये सिर्फ ये नहीं पढ़ता कि किसी पेपर के अंदर क्या लिखा है, बल्कि ये देखता है कि वो पेपर बाकी दुनिया से कैसे जुड़ा है। यानी वो पूरा नेटवर्क देखता है। एकदम सही। इसमें साइटेशंस यानी उद्धरणों की गिनती, लेखकों के बीच का सहयोग और कीवर्ड्स के आपसी संबंधों का अध्ययन किया जाता है। आसान भाषा में कहें तो ये देखता है कि ज्ञान के इस बड़े नेटवर्क में कौन किससे बात कर रहा है और कौन से विषय एक साथ उभर रहे हैं। और यहीं पर वीओएस व्यूअर की भूमिका सबसे अहम हो जाती है। मैंने पढ़ा था कि लीडन यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने इस टूल को विकसित किया है। हाँ, लीडन यूनिवर्सिटी। ये टूल बड़े बड़े डेटा सेट्स को संभालने में इतना माहिर है कि ये हजारों पेपर्स के डेटा को कुछ ही पलों में प्रोसेस कर लेता है। हमारे पास इस विषय को गहराई से समझने के लिए कुछ बेहतरीन स्रोत भी हैं, जिनमें रिसर्च हब, बंकिम बिस्वास और एकेडेमिया इनोवा जैसे चैनल्स के वीडियो और विजुअलाइजिंग साइंटिफिक लैंडस्केप्स विद वीओएस व्यूअर नाम का एक बहुत ही विस्तृत लेख शामिल है। बिल्कुल। और इन स्रोतों से हमें बहुत सी व्यवहारिक जानकारी मिलती है। लेकिन एक व्यावहारिक समस्या जो अक्सर रिसर्चर्स के सामने आती है, वो है डेटा को प्राप्त करना। आमतौर पर इस तरह के एनालिसिस के लिए स्कोपस या वेब ऑफ साइंस जैसे डेटाबेस का इस्तेमाल होता है। हाँ, और वो काफी महंगे होते हैं। बिल्कुल, ये डेटाबेस बहुत महंगे होते हैं और इनके लिए संस्थागत एक्सेस की जरूरत होती है। हर किसी के पास किसी बड़ी यूनिवर्सिटी का लॉगिन पासवर्ड तो होता नहीं है। तो ऐसे में कोई स्वतंत्र रिसर्चर या विद्यार्थी क्या कर सकता है? देखिए, ये एक बहुत बड़ी और वास्तविक रुकावट है। महंगे सब्सक्रिप्शन के बिना काम रुक सा जाता है। लेकिन हमारे स्रोतों में से एक, जो कि रिसर्च हब का वीडियो ट्यूटोरियल है, उसमें एक बहुत ही काम का समाधान साझा किया गया है। वो मुफ्त डेटाबेस वाला? हाँ, उन्होंने डायमेंशंस डेटाबेस के उपयोग का तरीका बताया है, जो कि बिल्कुल मुफ्त है। ये उन सभी रिसर्चर्स के लिए एक बहुत बड़ी राहत है जिनके पास भारी भरकम बजट या संस्थागत एक्सेस नहीं है। हालांकि इसके साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण तकनीकी विवरण भी जुड़ा है, जिस पर ध्यान देना आवश्यक है। वो तकनीकी विवरण क्या है? मतलब क्या मुफ्त डेटाबेस का उपयोग करने में कोई विशेष तकनीकी पेचीदगी है? पेचीदगी डेटाबेस में नहीं, बल्कि टूल के वर्जन में है। ये सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है कि वीओएस व्यूअर का लेटेस्ट वर्जन इस्तेमाल किया जाए। स्रोत में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि 25 नवंबर को जारी किया गया वर्जन 1.6.16 या उसके बाद का कोई वर्जन ही इस काम के लिए उपयुक्त है। अच्छा, पुराने वर्जन काम नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं। इसका कारण यह है कि पुराने वर्जन्स में डायमेंशंस डेटाबेस का सपोर्ट सिरे से मौजूद ही नहीं था। अगर कोई पुराना वर्जन इस्तेमाल करेगा तो उसे डायमेंशंस का डेटा इंपोर्ट करने का विकल्प ही नहीं मिलेगा। ये एक बहुत ही व्यावहारिक टिप है। सॉफ्टवेयर को अपडेट रखना अक्सर सिर्फ सुरक्षा पैच तक ही सीमित नहीं होता, बल्कि इस तरह की नई और महत्वपूर्ण सुविधाओं तक पहुंचने के लिए भी जरूरी होता है। सही कहा। और स्रोत में ये भी बताया गया है कि इस डेटा को एपीआई या फाइल्स के जरिए सीधे इंपोर्ट किया जा सकता है।
एपीआई शब्द सुनने में तकनीकी लग सकता है, लेकिन ये असल में एक रेस्टोरेंट के वेटर की तरह काम करता है, जो किचन से मनचाही डिश सीधे टेबल तक ले आता है। बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। अब जब सॉफ्टवेयर तैयार है और मुफ्त डेटाबेस से डेटा भी आ गया है, तो इसके अंदर काम करने के तरीके को समझना दिलचस्प होगा। मुझे इसके काउंटिंग के तरीकों के बारे में पढ़कर बहुत मजा आया, क्योंकि ये सीधे तौर पर इस बात को प्रभावित करता है कि किसे कितना श्रेय मिलेगा। हाँ, ये हिस्सा सच में शोध के योगदान को मापने का नजरिया ही बदल देता है। वीओएस व्यूअर में मुख्य रूप से दो तरीके होते हैं, फुल काउंटिंग और फ्रैक्शनल काउंटिंग। चलिए इसे एक सरल उदाहरण से समझते हैं। हाँ, बताइए। मान लीजिए एक रिसर्च पेपर छपा है और उसके 3 सहलेखक हैं। अगर फुल काउंटिंग का विकल्प चुना जाता है तो सिस्टम उन तीनों लेखकों में से हर एक को एक एक पूरा पेपर असाइन कर देगा। यानी सिस्टम की नजर में वो एक पेपर 3 अलग अलग पूरे पेपर्स की तरह गिना जाएगा। लेकिन इससे तो डेटा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, है ना? और शायद किसी एक रिसर्चर का प्रभाव असलियत से कहीं ज्यादा नजर आने लगेगा। क्या इसीलिए दूसरा तरीका इस्तेमाल होता है? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। इसीलिए फ्रैक्शनल काउंटिंग का विकल्प दिया गया है। अगर फ्रैक्शनल काउंटिंग को चुना जाता है तो सिस्टम उस एक पेपर के श्रेय को तीनों लेखकों में बराबर बांट देगा। इसका मतलब है कि हर एक लेखक को 1/3 हिस्सा ही मिलेगा। यह तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे कुछ दोस्त मिलकर पिज्जा खा रहे हों और बिल चुकाने की बारी आए। हाँ, बिल्कुल। या तो कोई एक व्यक्ति पूरा बिल भर दे या फिर सब अपना अपना हिस्सा बांट लें। एक तरीके से देखा जाए तो बड़े कोलैबोरेशन वाले पेपर्स जहां बीसीओ लेखक होते हैं, वहां फ्रैक्शनल काउंटिंग ज्यादा निष्पक्ष और सटीक लगती है। एकदम सही। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है जब को-साइटेशन एनालिसिस और थ्रेशहोल्ड की चर्चा होती है। मतलब कोई रिसर्चर ये कैसे तय करेगा कि उसे कौन सा डेटा देखना है और कौन सा छोड़ना है? इसके लिए रिसर्च हब के ट्यूटोरियल में एक बहुत ही स्पष्ट और रोमांचक उदाहरण दिया गया है। वहां डायमेंशन से निकाले गए 181 आर्टिकल्स के बेस डेटा के साथ शुरुआत की गई। ये डेटा सर्कुलर इकोनॉमी के विषय पर था। सर्कुलर इकोनॉमी? हाँ, अब समझने वाली बात यह है कि सर्कुलर इकोनॉमी एक अपेक्षाकृत नया और उभरता हुआ विषय है। तो अगर कोई विषय बिल्कुल नया है तो जाहिर है कि उस पर बहुत ज्यादा काम नहीं हुआ होगा और उसके साइटेशंस भी कम ही होंगे। पाया गया है कि वीओएस व्यूअर में सिस्टम का डिफॉल्ट थ्रेशोल्ड 20 साइटेशन था। 20 साइटेशन नए विषय के लिए तो ये बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, यानी सिस्टम केवल उन्हीं पेपर्स को दिखाएगा जिन्हें कम से कम 20 बार साइट किया गया हो। अब एक नए विषय के लिए 20 बार साइट होना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अभी तो उस विषय पर चर्चा शुरू ही हुई है। अगर उस 20 के थ्रेशोल्ड को वैसा ही छोड़ दिया जाता तो शायद कोई भी पेपर फिल्टर होकर सामने नहीं आता और पूरा नेटवर्क खाली रह जाता। और यही वो बिंदु था जहां रिसर्चर को अपना दिमाग लगाना पड़ा। उन्होंने उस डिफॉल्ट 20 के थ्रेशोल्ड को घटाकर सीधे 4 कर दिया। हाँ, सिर्फ 4। जैसे ही थ्रेशोल्ड को घटाकर 4 किया गया, 181 में से 105 आर्टिकल्स चुने गए जिन्होंने इस शर्त को पूरा किया, और फिर वीओएस व्यूअर ने उन 105 आर्टिकल्स को प्रोसेस करके 4 अलग-अलग रंगीन क्लस्टर्स में बांट दिया। ये देखना सच में अद्भुत है कि कैसे कच्चा, बिखरा हुआ डेटा अचानक से एक व्यवस्थित और रंगीन संरचना में बदल जाता है। बिल्कुल। लेकिन इन क्लस्टर्स के बनने की प्रक्रिया क्या है? मतलब ये अपने आप कैसे तय हो जाते हैं कि कौन सा पेपर किस क्लस्टर में जाएगा? ये सिर्फ कोई रैंडम प्रक्रिया नहीं है। इसके पीछे एक बहुत ही जटिल गणित काम कर रहा होता है। टूल पूरे डेटा को नॉर्मलाइज करता है। अगर मैं बीच में टोकूं तो नॉर्मलाइज करने का आसान मतलब क्या होगा? क्या ये वैसा ही है जैसे अलग अलग देशों की करेंसी को एक स्टैंडर्ड वैल्यू जैसे डॉलर में बदलना, ताकि उनकी सही तुलना की जा सके, ताकि कोई एक हावी न हो जाए। वीओएस व्यूअर्स इसके लिए एसोसिएशन स्ट्रेंथ और मॉड्युलैरिटी जैसे तरीकों का इस्तेमाल करता है। अच्छा, तो एसोसिएशन स्ट्रेंथ कैसे काम करता है? एसोसिएशन स्ट्रेंथ शायद सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला तरीका है। ये इस बात की गणना करता है कि दो आइटम्स के बीच का संबंध उनके अलग अलग मौजूद होने की तुलना में कितना मजबूत है। अगर दो कीवर्ड्स हमेशा एक साथ आ रहे हैं तो उनकी एसोसिएशन स्ट्रेंथ बहुत अधिक होगी और वे एक ही क्लस्टर में चले जाएंगे। समझ गई। और सबसे अच्छी बात यह है कि सॉफ्टवेयर में यूजर इन सेटिंग्स को अपनी जरूरत के हिसाब से पूरी तरह कस्टमाइज कर सकता है।
कस्टमाइजेशन का असर कितना बड़ा हो सकता है, इसका एक बहुत ही स्पष्ट उदाहरण स्रोत में मौजूद है। यदि क्लस्टर का न्यूनतम आकार, जो कि डिफ़ॉल्ट रूप से कुछ और हो सकता है, उसे बढ़ाकर 10 से 15 कर दिया जाए, तो पूरा परिदृश्य ही बदल जाता है। हाँ, वो रिसर्च हब वाले वीडियो में दिखाया गया था। बिल्कुल। वीडियो ट्यूटोरियल में दिखाया गया कि न्यूनतम आकार 15 करते ही 13 आर्टिकल्स वाला एक पूरा का पूरा क्लस्टर ही नक्शे से गायब हो गया और कुल क्लस्टर्स की संख्या 4 से घटकर 3 रह गई। ये दिखाता है कि एक रिसर्चर के हाथ में कितना नियंत्रण होता है। सही बात है। वो इस बात को तय कर सकता है कि उसे सिर्फ बड़ी और प्रमुख रिसर्च थीम्स देखनी है या फिर छोटे बारीक विषयों पर भी नजर डालनी है। ये नियंत्रण ही इस टूल को इतना शक्तिशाली बनाता है। और जब ये सारा डेटा प्रोसेस हो जाता है, गणित अपना काम कर लेता है, तो उसे देखने के लिए VOS व्यूअर 3 अलग-अलग चश्मे या विजुअलाइजेशन प्रदान करता है। हाँ, वो तीनों विजुअलाइजेशन बहुत अहम है। हर विजुअलाइजेशन उसी डेटा की एक अलग कहानी सुनाता है। इन तीनों को समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहला और शायद सबसे प्रसिद्ध विजुअलाइजेशन है नेटवर्क विजुअलाइजेशन, जिसमें वो रंग बिरंगे नोड्स होते हैं। हाँ, इसमें डेटा नोड्स यानी छोटे छोटे बिंदुओं और लिंक्स यानी उनको जोड़ने वाली रेखाओं के रूप में दिखाई देता है। अलग अलग रंग अलग अलग क्लस्टर्स को दर्शाते हैं। जो नोड्स एक दूसरे के करीब हैं और एक ही रंग के हैं, उसका सीधा मतलब है कि वे रिसर्च के एक ही क्षेत्र या थीम से गहराई से जुड़े हैं। नेटवर्क विजुअलाइजेशन देखने में बहुत ही आकर्षक लगता है, जैसे अंतरिक्ष में तारों का कोई समूह हो या किसी दिमाग का न्यूरल नेटवर्क हो। लेकिन इस सुंदरता के साथ एक बहुत ही व्यवहारिक प्रो टिप भी दी गई है। हाँ, वो बैकग्राउंड वाली टिप। बिल्कुल। अक्सर लोग काले बैकग्राउंड वाले ग्राफिक्स देखकर आकर्षित हो जाते हैं क्योंकि वे प्रेजेंटेशन में बहुत अच्छे लगते हैं, चमकते हुए तारों की तरह। लेकिन स्रोत में स्पष्ट रूप से चेतावनी दी गई है कि काले बैकग्राउंड का इस्तेमाल केवल प्रेजेंटेशन या सम्मेलनों में ही करना चाहिए जहां स्क्रीन पर चीजें दिखानी हों। पब्लिकेशन के लिए नहीं। एकदम। जब बात किसी पब्लिश होने वाले रिसर्च पेपर की हो, जिसे प्रिंट किया जाना हो या फॉर्मल तरीके से पढ़ा जाना हो, तो हमेशा सफ़ेद बैकग्राउंड का ही इस्तेमाल होना चाहिए। ये प्रोफेशनलिज्म का एक छोटा लेकिन बहुत ज़रूरी हिस्सा है। इसका एक और पहलू ये है कि प्रिंट करते समय सफ़ेद बैकग्राउंड ज़्यादा स्पष्ट रहता है। और उसी स्रोत में एक शानदार रिसर्च पेपर लिखने की टिप भी दी गई है। वो टेबल वाली टिप है ना? हाँ, जब कोई रिसर्चर अपने पेपर में नेटवर्क विजुअलाइजेशन का चित्र शामिल करता है, तो उसके नीचे एक टेबल बनाना चाहिए। इस टेबल में हर क्लस्टर के टॉप 10 सबसे ज्यादा साइट किए गए आर्टिकल्स की सूची होनी चाहिए। लेकिन इससे पेपर बहुत लंबा नहीं हो जाएगा? इसीलिए, चूंकि मुख्य पेपर में इतनी सारी जगह नहीं होती और बहुत लंबी टेबल प्रवाह को तोड़ सकती है, इसलिए इस विस्तृत टेबल को पेपर के अंत में अपेंडिक्स में डालना सबसे सही तरीका है। इससे पढ़ने वाले को चित्र का संदर्भ भी मिल जाता है और अगर वो गहराई में जाकर उन टॉप पेपर्स को खोजना चाहे तो अपेंडिक्स देख सकता है। ये जानकारी किसी भी नए रिसर्चर के लिए बहुत मूल्यवान है। चलिए अब दूसरे विजुअलाइजेशन की ओर चलते हैं, जो कि ओवरले विजुअलाइजेशन है। ओवरले विजुअलाइजेशन। ये विजुअलाइजेशन डेटा में समय का आयाम जोड़ देता है। यह हमें बताता है कि चीजें समय के साथ कैसे विकसित हो रही हैं। बंकिम बिस्वास की वीडियो में इसका एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण दिया गया है। हाँ, वो रेजिडेंशियल सेटिस्फैक्शन वाला। बिल्कुल। उन्होंने स्कोपस डेटा का उपयोग किया और हैबिटेट इंटरनेशनल जर्नल में छपे रेजिडेंशियल सेटिस्फैक्शन विषय पर एक विस्तृत कीवर्ड एनालिसिस किया। उस एनालिसिस का पैमाना ही उसकी असल चुनौती थी। शुरुआती डेटा में कुल 4916 कीवर्ड्स मौजूद थे। अब 4916 शब्दों को एक साथ एक स्क्रीन पर देखना तो असंभव है। वो सिर्फ एक उलझावा जाल नजर आएगा। हाँ, वो तो सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट धब्बे जैसा लगेगा। इसीलिए उन्होंने एक थ्रेशोल्ड सेट किया कि कम से कम 10 बार आने वाले कीवर्ड्स ही चुने जाएंगे। ऐसा करते ही 4916 कीवर्ड्स छंटकर सिर्फ 135 रह गए। ये वही बात है जिसे हमने शुरुआत में इंफॉर्मेशन ओवरलोड से बचने के तरीके के रूप में बात की थी। और जब उन 135 कीवर्ड्स को ओवरले विजुअलाइजेशन में डाला गया तो असल जादू रंगों के माध्यम से सामने आया। बिल्कुल, रंगों का जादू। वो जादू ये था कि ओवरले विजुअलाइजेशन में पर्पल, ग्रीन और येलो जैसे रंग सिर्फ अलग-अलग विषयों के क्लस्टर्स नहीं दिखाते, बल्कि वे समय का पहिया दिखाते हैं। पर्पल रंग आमतौर पर पुराने रिसर्च कीवर्ड्स को दिखाता है, ग्रीन बीच के समय को और येलो
एकदम नए, हाल ही में उभरे कीवर्ड्स को दर्शाता है। दिलचस्प बात यह है कि बंकिम बिस्वास के उस उदाहरण में ये स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था कि समय के साथ रेजिडेंशियल सेटिस्फैक्शन के अध्ययन में कौन से नए इंडिकेटर्स जोड़े गए। जैसे पहले क्या होता था और अब क्या है। हाँ, शायद पहले लोग सिर्फ घर के आकार से संतुष्ट होते थे, लेकिन बाद में पड़ोस की सुरक्षा या ग्रीन स्पेस जैसे नए कीवर्ड्स येलो रंग में चमकते हुए दिखाई दिए होंगे, जो बताते हैं कि हाल के वर्षों में रिसर्च का फोकस किस तरफ मुड़ा है। ये किसी भी फील्ड के विकास और इतिहास को ट्रैक करने का एक अद्भुत तरीका है। ये किसी टाइम मशीन की तरह है जो दिखाती है कि एक विचार दशकों में कैसे विकसित हुआ। और अब बात करते हैं तीसरे तरीके की, डेंसिटी विजुअलाइजेशन। हमारे स्रोतों में इसका जिक्र है और ये नेटवर्क और ओवरले से थोड़ा अलग काम करता है। ये एक हीट मैप की तरह काम करता है, लेकिन ये हीट मैप वास्तव में शोधकर्ताओं की कैसे मदद करता है? डेंसिटी विजुअलाइजेशन को समझने के लिए मौसम विभाग के उस नक्शे की कल्पना की जा सकती है जो तापमान दिखाता है। अच्छा, वो लाल और नीले रंग वाला? बिल्कुल। जहां बहुत गर्मी होती है वो हिस्सा लाल होता है और ठंडे हिस्से नीले या हरे होते हैं। वीओएस व्यूअर में जहां किसी विषय पर बहुत ज्यादा रिसर्च हुई है, बहुत सारे कीवर्ड्स या साइटेशंस मौजूद हैं, वहां का रंग बहुत गहरा और सघन हो जाता है, जैसे कि लाल या पीला रंग। ये तुरंत बता देता है कि रिसर्च का सबसे ज्यादा फोकस किस क्षेत्र में है। और जो हिस्से ठंडे या हल्के रंग के होते हैं? इसके विपरीत जो हिस्से हल्के नीले या हरे होते हैं, वे दर्शाते हैं कि वहां अभी ज्यादा काम नहीं हुआ है, वो क्षेत्र अभी भी खाली हैं। तो अगर कोई नया पीएचडी का छात्र यह तय करने की कोशिश कर रहा हो कि उसे अपना रिसर्च टॉपिक क्या चुनना चाहिए, तो ये डेंसिटी विजुअलाइजेशन उसके लिए एक खजाने के नक्शे जैसा हो सकता है। एकदम सही। वह उन लाल और सघन हिस्सों से बच सकता है जहां पहले से ही हजारों पेपर्स लिखे जा चुके हैं, और उन हल्के कम डेंसिटी वाले हिस्सों की तरफ देख सकता है, जिसे रिसर्च की भाषा में लिटरेचर गैप कहते हैं, ताकि वह कुछ नया और अनोखा काम कर सके। पॉइंट है जो पहली नजर में शायद कई लोग मिस कर जाते हैं। अच्छा, वो गुस्तावो कारवालो के पेपर्स वाला उदाहरण। वीडियो में उन्होंने अपने ही 3 पेपर्स का एनालिसिस करके दिखाया, जिनमें सोकोल्स्की और सिल्वा जैसे सहलेखक भी शामिल थे। हाँ, बिल्कुल वही। उन्होंने दिखाया कि उन 3 में से एक पेपर बिल्कुल अलग थलग था, उसका बाकी दोनों पेपर से कोई साइटेशन लिंक नहीं था, इसलिए विजुअलाइजेशन में वो एकदम किनारे पड़ा था, जबकि बाकी 2 पेपर्स आपस में जुड़े हुए थे। 2020 का पेपर 2017 के पेपर को साइट कर रहा था। लेकिन यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली थी, वो तीर के निशानों की कमी थी। यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि वीओएस व्यूअर में साइटेशन की दिशा दिखाने वाले तीर या डायरेक्शनल एरोज नहीं होते। आमतौर पर जब कोई फ्लो चार्ट बनाया जाता है तो एक तीर खींच कर दिखाया जाता है कि आइटम ए से आइटम बी की तरफ प्रभाव जा रहा है, लेकिन वीओएस व्यूअर ऐसा नहीं करता। ये सिर्फ एक कनेक्शन या एक रेखा दिखाता है। इसे समझने के लिए एक बहुत आसान तुलना की जा सकती है। ये वैसा ही है जैसे फोन का कॉल रिकॉर्ड देखकर ये तो पता चल जाए कि 2 लोगों के बीच फोन कॉल हुई है, यानी दोनों के बीच एक लिंक है, लेकिन ये पता ना चले कि कॉल किसने किसको मिलाई थी, यानी तीर की दिशा क्या थी। बहुत ही सटीक तुलना है ये। वीओएस व्यूअर ये नहीं बताता कि पेपर ए ने पेपर बी को साइट किया या बी ने ए को, बस यह बताता है कि उन दोनों के बीच एक एकेडमिक संबंध है। टूल ये मानकर चलता है कि संबंध का होना ही सबसे महत्वपूर्ण है, और अगर इस पूरी तकनीकी जानकारी को वास्तविक दुनिया के बड़े परिदृश्य से जोड़कर देखा जाए, जैसा कि स्रोत लेख विजुअलाइजिंग साइंटिफिक लैंडस्केप्स में बताया गया है, ये टूल सिर्फ अकादमिक थ्योरी या क्लासरूम तक सीमित नहीं है। इसका इस्तेमाल वास्तविक दुनिया की सबसे बड़ी समस्याओं और प्रवृत्तियों को समझने के लिए हो रहा है। हाँ, लेख में दिए गए उदाहरण इस बात की पुष्टि करते हैं। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में वीओएस व्यूअर ने यह साफ तौर पर दिखाया है कि एआई रिसर्च में मशीन लर्निंग तकनीकों का क्लस्टर तो है ही, लेकिन साथ ही एथिक्स यानी नैतिकता का क्लस्टर भी तेजी से उभर रहा है। जो कि आज के समय में बहुत जरूरी है। बिल्कुल, जो ये बताता है कि दुनिया अब एआई के सुरक्षित उपयोग को लेकर भी गंभीर हो रही है। इसी तरह हेल्थ केयर के विजुअलाइजेशन में बिग डेटा और पर्सनलाइज्ड मेडिसिन के इर्द गिर्द सबसे ज्यादा रिसर्च फोकस दिखाई देता है, और सस्टेनेबिलिटी रिसर्च में रिन्यूएबल एनर्जी और क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन के बड़े क्लस्टर्स साफ नजर आते हैं। और इन क्लस्टर्स को देखने का फायदा सिर्फ शोधकर्ताओं को ही नहीं होता, संस्थाओं, विश्वविद्यालयों और सरकारों के लिए इसका महत्व बहुत बड़ा है।
वे इस टूल का उपयोग करके अपने रिसर्च इम्पैक्ट को माप सकते हैं। यानी वो फंडिंग का फैसला भी इसके आधार पर कर सकते हैं। बिल्कुल। कोई बड़ी यूनिवर्सिटी जिसके पास रिसर्च के लिए करोड़ों की फंडिंग है, वो ये तय करने के लिए व्यू एस व्यूअर का उपयोग कर सकती है कि भविष्य के कौन से रिसर्च क्लस्टर्स दुनिया को बदलने वाले हैं। वे अपना पैसा और संसाधन उसी दिशा में लगा सकते हैं जहां डेंसिटी और ओवरले विजुअलाइजेशन भविष्य के संकेत दे रहे हों। इसके अलावा ये दुनिया भर में नई कोलैबोरेशन खोजना भी आसान बनाता है। ग्लोबल लेवल पर कोई रिसर्चर देख सकता है कि दुनिया के दूसरे कोने में कौन सा व्यक्ति बिल्कुल वैसी ही थीम पर काम कर रहा है, और फिर वे साथ मिलकर काम कर सकते हैं। तो इस सब का असल मतलब क्या है? इतनी देर से हम फुल काउंटिंग, थ्रेशोल्ड, एसोसिएशन स्ट्रेंथ, नेटवर्क और हीट मैप्स की बात कर रहे हैं। इस पूरी गहन चर्चा को अगर एक सार में पिरोना हो तो वो क्या होगा? सार ये है कि VOS व्यूअर सिर्फ कच्चे डेटा को सुंदर और रंगीन चित्रों में बदलने वाला कोई साधारण ग्राफिक टूल नहीं है। ये उससे कहीं बढ़कर है। ये एक नेविगेशन टूल है। एक नेविगेशन टूल? हाँ, आज के समय में जब जानकारी किसी महासागर की तरह अथाह हो गई है, जहां हर रोज हजारों पेपर्स जुड़ रहे हैं, तो ये टूल उस महासागर में एक लाइट हाउस की तरह काम करता है। ये रिसर्चर्स और संस्थाओं को ज्ञान की भीड़ में भटकने से बचाता है और उन्हें ये स्पष्ट दिशा दिखाता है कि उन्हें अपनी ऊर्जा, अपना समय और अपने संसाधन कहाँ लगाने चाहिए। महासागर में लाइट हाउस एक बहुत ही खूबसूरत और सटीक विचार है। आज ये स्पष्ट हो गया कि कैसे ये टूल इंसानी ज्ञान, हमारे द्वारा लिखी गई किताबों और रिसर्च पेपर्स के क्लस्टर्स का एक विस्तृत नक्शा बना सकता है। ये दिखाता है कि इंसानियत सामूहिक रूप से क्या जानती है और ज्ञान किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल। लेकिन इस पूरी चर्चा को समेटते हुए एक ऐसा विचार है जिस पर गहराई से सोचा जाना चाहिए। जब कोई VOS व्यूअर का वो चमकता हुआ नेटवर्क विजुअलाइजेशन देखता है तो बहुत सारे रंगीन नोड्स और उनके बीच के लिंक्स दिखाई देते हैं। ज्ञान के वो बड़े बड़े शहर नजर आते हैं जो हमने बनाए हैं। लेकिन उन गिनलिंग क्लस्टर्स के बीच जो हिस्से इस नक्शे में बिल्कुल खाली हैं, वो वाइट स्पेस, जहां कोई रंग नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है, कोई बिंदु नहीं है, क्या वो खाली जगहें ये बता रही हैं कि इंसान ने अभी तक किन महत्वपूर्ण सवालों के बारे में सोचना ही शुरू नहीं किया है? सब हमेशा उस डेटा को देखते हैं जो मौजूद है, लेकिन शायद उस खालीपन को भी देखना चाहिए जो मौजूद नहीं है। क्या ये संभव है कि मानव जाति के भविष्य की सबसे बड़ी और क्रांतिकारी खोज इन्हीं खाली जगहों में छिपी हो? एक ऐसा सवाल जिसे अभी तक किसी ने पूछा ही नहीं।